वेल्स फार और मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के बीच होने वाला आज का द 100 मेंस कंपटीशन 2025 का मैच नंबर 12 जो कि इन दोनों टीमों का इंडिविजुअली अगर आप देखें तो उसमें वेल्स फार की टीम का तीसरा मैच होगा, वहीं पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स का इस सीजन का ये चौथा मैच होगा। तो दोनों में से अगर हम बात करें वेल्स फार की टीम ने जो दो मुकाबले खेले हैं, दोनों मैचें से यह टीम हार करके यहाँ पर पहुंची है और अपने होम ग्राउंड पर खेलेगी सोफिया गार्डन कार्डिफ के मैदान पर, तो उसका एक एडवांटेज तो उनके पास होगा। लेकिन वहीं पर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की जो टीम है अपना पहला दो मुकाबला हार गई थी, उसमें से एक मैच तो केवल एक विकेट से हारी थी और उसमें इन्होंने दिखाया था कि इनकी बॉलिंग कितनी कमाल की है। बैटिंग तो है भी कमाल की, लेकिन अच्छे फॉर्म में है नहीं, जो कि पिछले मैच में अच्छे फॉर्म में आती दिखाई पड़ी कुछ हद तक, और पिछले मैच के ये टीम जीत करके कॉन्फिडेंस को वापस गेन कर चुकी है। तो दोनों टीमों में से आज की इस मैच में कौन सी टीम भारी पड़ती दिखाई पड़ेगी, वेल्स फायर की या मैनचेस्टर ओरिजिनल्स की, जो कि दोनों टीमें आपस में खेलेंगी। तो सोफिया गार्डन कार्डिफ का वो मैदान होगा जो कि वेल्स फायर का अपना होम ग्राउंड है। 13 अगस्त को रात को 11 बजे से मैच स्टार्ट होगा, जो कि यहाँ की टाइम के हिसाब से तो रात को 11 बजे से है, लेकिन वहाँ की लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से, यानी कि एक डे नाइट मैच यहाँ पर खेला जाएगा। जब पहले इनिंग के दौरान फ्लड लाइट्स जली होंगी, लेकिन नहीं जली होंगी एक्चुअली, पहली इनिंग के दौरान तो धूप भी निकली हो सकती है, लेकिन सेकेंड इनिंग के दौरान वहां पर फ्लड लाइट्स जलेंगी। और जब फ्लड लाइट्स इंग्लैंड के अंदर जलती हैं किसी भी पिच के ऊपर, तो जनरली वहां पर सीम का जो मूवमेंट होता है तेज गेंदबाजी के दौरान, और उसमें भी खास करके नई गेंद से, वो काफी बेहतर हो जाता है। तो सेकेंड इनिंग में खास करके शुरुआती फेज में बैटिंग करना यहाँ पर उतना आसान होता नहीं, और इसी वजह से अगर आप रिजल्ट जाकर के देखें तो पहली इनिंग में ही पिछले 6 में से 4 मुकाबले मैचेस यहाँ पर जीती गई हैं पहली बैटिंग करने वाली टीमों के द्वारा। और उसके स्कोर कार्ड अगर आप देखें, जिसमें से इस सीजन का भी एक मैच यहां पर हो चुका है 9 अगस्त 2025 को, यह भी मैच हुआ था डे नाइट वाला ही मैच, यानी कि वही शाम को 6:30 बजे से स्टार्ट हुआ था, जहां पर पहली इनिंग के दौरान जो यहां पर लंदन स्पिरिट्स की टीम है उसने 163 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पर। चारों विकेट यहां पर 5 पेसर्स लेकर गए, स्पिनर्स को कोई विकेट मिला नहीं। पहली पावर प्ले की 25 गेंदों में 29 रन बने थे पहली इनिंग के दौरान, और वहां पर भी दिक्कतें रही थी। लेकिन सेकंड इनिंग के दौरान तो 30 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई, जो आपको ने बताया भी, फ्लड लाइट जब जल जाती तो बैटिंग करना और मुश्किल हो जाता है कंपैरेटिवली। और खास करके तब जब ये सोफिया गार्डन कार्डिफ का जो मैदान है ना, वो एक नदी के किनारे है, तो एक जो नमी होती है हवा की, खास करके जब फ्लड लाइट्स जल जाती हैं तो उसका भी इतना असर होता है कि सेकंड इनिंग की बैटिंग करना यहाँ पर उतना आसान रह नहीं जाता। और पावर प्ले में चूंकि इतना डैमेज हो ही जाता है, तो स्कोर वो किसी की भी स्कोर को बेसिकली चेज करना वो मुश्किल हो जाता है। तो 150 के ऊपर का स्कोर अगर यहाँ पर पहली इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम बना गई तो काफी हद तक उसके हाथ में यह मैच है। तो ये तो द 100 मेंस कॉम्पिटिशन का पहला मैच इसी सीजन का जो इस मैदान पर खेला गया था, उसका रिजल्ट देख करके आपने काफी हद तक पिच के बारे में समझ लिया। बाकी भी मैचेस के स्कोर कार्ड को अगर आप देखने जाएं तो 18 जुलाई 2025 को, 13 जुलाई 2025 को, 6 जुलाई 2025 को भी यहाँ पर 3 T20 ब्लास्ट के मैचेस अभी हाल ही समय में ही हुए थे। उसमें से अगर आप देखें तो केवल एक डे नाइट मैच था, और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पहली इनिंग का पावर प्ले तो बहुत अच्छा गया, लेकिन सेकेंड इनिंग के पावर प्ले में 49 के स्कोर पर 3 विकेटें गिर गई और 184 का स्कोर काफी बड़े अंतर से डिफेंड हुआ। बाकी दो और जो डे मैचेस थे उसमें 175 का स्कोर तो यहाँ पर डिफेंड हुआ, लेकिन 118 का स्कोर वो यहाँ पर चेंज हो गया था। बाकी पिछले सीजन के दौरान जो दो और मुकाबले यहाँ पर खेले गए थे द 100 के, दोनों प्योरली नाइट मैचेस थे, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर 146 का स्कोर चेंज हो गया, यहाँ पर 139 का स्कोर डिफेंड हो गया। तो काफी हद तक जो डे नाइट मैच का एक कॉन्सेप्ट है जो इंग्लैंड के अंदर फिलहाल चल रहा है, दिन के दौरान शुरू होगा, फ्लड लाइट्स जलते हुए सेकंड इनिंग की बैटिंग शुरू होगी, तो वहां पर वो असर होता है कि सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीमें ज्यादातर मैचेस यहाँ पर हार रही हैं, जो कि आपने स्कोर कार्ड में देखा भी। और बाकी स्पिन को 14, पेस को 67 विकेटें जो पिछले 6 मुकाबलों में मिली है ना, ये भी क्लियर करता है कि तेज गेंदबाजों का ही टोटल बोलबाला है। पहली इनिंग में 31 और सेकंड इनिंग में 36। तो निश्चित तौर पर पिच के बारे में तो आप काफी हद तक समझ चुके हैं, क्योंकि ओवरऑल जो पिच रिपोर्ट टॉस के बाद जनरली हर जगह से आती है ना, वो इस टूर्नामेंट में तो नहीं आती। तो पिच रिपोर्ट तो आपको मिलना लगभग ना के बराबर तय है, लेकिन अगर मिलेगा तो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दे दूंगा, लेकिन नहीं मिलेगा तो वेदर को देखते हुए जो फाइनल टीम मेरे स्मॉल लीग की बनेगी वो मैं आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए। लिंक टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल यह है वेल्स फायर की टीम का बैटिंग ऑर्डर और प्लेइंग 11, जिसमें जॉनी बेयरस्टो है, स्टीव स्मिथ है, ल्यूक वेल्स है, टॉम एबेल है, टॉम कॉलर कैटमोर है, सैफ जेब है, पॉल वाल्टर, क्रिस ग्रीन, डेविड पेन, जोशुआ हल और रायली मेरेडिथ हैं। और उसमें भी अगर आप देखें तो इस टीम के पास ज्वाइन कर चुके हैं मैट हेनरी, जो अभी जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज रहे और कमाल की बॉलिंग फॉर्म में है, जो कि आगे आप चल करके देखेंगे। और मैट हेनरी को एक रिप्लेसमेंट के तौर पर क्रिस वोक्स की जहां पर जोड़ा गया है। हालांकि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या मैट हेनरी को ये लोग खिला पाएंगे, क्योंकि 3 ओवरसीज प्लेयर टोटल खेलते हैं, जिसमें स्टीव स्मिथ तो एक नाम है ही, दूसरे नाम इनके पास ओवरसीज प्लेयर के तौर पर क्रिस ग्रीन है, तीसरे नाम यहाँ पर रायली मेरेडिथ है। तो तीनों के तीनों ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैं, जिनके जहां पर कोई न्यूजीलैंड का प्लेयर खिला पाएंगे ये लोग नहीं, वो निश्चित तौर पर देखना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो मैट हेनरी इतने जबरदस्त फॉर्म में है कि आप
उनको खिला सकते हैं। और बाकी ये जो बॉलिंग ऑप्शन पिछले मैच में ट्राई किया गया था, क्रिस ग्रीन ने 3 ओवर करे थे, सैफ जेब ने 1 ओवर किया था, पॉल वॉल्टर 4 ओवर कर गए थे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन विकेट नहीं मिला था। बाकी जोश हल ने अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी से पूरे 4 ओवर करे, रायले मेरिडिथ ने 4 ओवर करे, डेविड पेन ने पूरे 4 ओवर करे, जिसमें एक बात तो पक्की है कि डेविड पेन, रायले मेरिडिथ और जोशुआ हल ये तीनों मिलकर के आखिरी के जो 5 ओवर डेथ के होते हैं उसमें से 4 ओवर कम से कम करेंगे, और शुरुआती 5 ओवर जो होते हैं यानी कि 25 गेंदें पावर प्ले के, उसमें से 20 गेंदें कम से कम जरूर करेंगे, जिसमें कभी कभी पावर प्ले में आपको बॉलिंग करते हुए कोई स्पिनर भी दिखाई पड़ सकता है, जो कि पिछले मैच में नहीं हुआ, लेकिन इसी तरीके से बॉलिंग रोल यहाँ पर तय होता है। बाकी मैट हेनरी खेलेंगे तो वो भी आपको 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के जरूर करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी करियर के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन अभी तक के जो 2 मुकाबले हो चुके हैं उसमें रीसेंट फॉर्म कैसा चला है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि दोनों मैच से ये टीम हार चुकी है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस तो अच्छी आई नहीं होगी। और उसी को चेक करने के लिए अगर आप चले तो स्टीवन स्मिथ अभी तक पहले मैच में तो अच्छा खेले, दूसरे मैच में नहीं चले। जॉनी बेस्टो के दोनों मैचेस कमाल के गए हैं, अभी तक 86 नंबर तो 42 रन की 2 पारियां खेली हैं, और ल्यूक वेल्स के दोनों मैचेस खराब गए हैं। और ना सिर्फ उनके, बाकी टॉम अबेल के भी, टॉम कलर कैडमोर के भी, सैफ जेब के भी आंकड़े काफी खराब रहे, पॉल वॉल्टर भी दोनों मैचेस में नहीं चले। हालांकि इनकी यूटिलिटी वो काफी शानदार है, 4 ओवर पिछले मैच भी करते दिखाई पड़ गए थे। बाकी क्रिस ग्रीन ये भी ओवर्स तो कर रहे हैं लेकिन विकेट निकाल करके नहीं दे रहे, लेकिन बल्ले से रन पिछले मैच बनाए थे 32 नाबाद की पारी। डेविड पेन ने अभी तक 2 मैच में केवल 1 विकेट ले रखा है। जो सल जो पहले मैच में तो नहीं चले, लेकिन दूसरे मैच में 2 विकेट लेकर के गए। और बाकी रायले मेरिडिथ एक ऐसे बॉलर इनके टीम में रहे हैं जो कंसिस्टेंसी के साथ विकेट निकाल करके 3 दे चुके हैं 2 मैचेस में। तो पूरी लाइनअप को अगर आप चेक करें तो उसमें स्टीव स्मिथ को भी अगर आप इंक्लूड कर दें तो केवल 4 ही गिनती का प्लेयर है जो ठीक ठाक परफॉर्म करता दिखाई पड़ा है। और वही एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये टीम अपना पिछला दोनों मुकाबला हार करके यहाँ पर पहुंची है। लेकिन आगे बढ़ते हुए हेड टू हेड के आंकड़ा देखने की कोशिश करें और समझे वहां से कि क्या ऐसे कुछ प्लेयर हैं जब ये लोग खेलते हैं वेल्स फायर की तरफ से या किसी भी टीम की तरफ से, मैनचेस्टर ओरिजिनल के खिलाफ जब भी खेले होंगे तो क्या कोई परफॉर्मेंस निकल करके आई है। तो स्टीव स्मिथ तो खेले नहीं, लेकिन जॉनी बेस्टो के एक मैच में केवल 18 रन है, लेकिन ल्यूक वेल्स एक डिफरेंशियल निकल करके आते हैं जिनके एक ही मैच में 57 रन है। और इनको मैंने डिफरेंशियल इस वजह से भी कहा, केवल हेड टू हेड का आंकड़ा देख करके नहीं, एक और रीजन है जो आगे आपको बताऊंगा। बाकी टॉम एबेल के 2 मैच में 49 रन है, टॉम कॉलर कैडमोर के नंबर्स ठीक ठाक है लेकिन बहुत नीचे बैटिंग कर रहे हैं। डेविड पेन के 4 मैच केवल 1 विकेट है। मेसन क्रेन एक प्लेयर है लेग स्पिनर, लेकिन इनको मौका मिलेगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा। बाकी प्लेयर या तो खेले नहीं है तो खेले थे, तो सैंपल साइज इतना खराब है या इतना खराब आंकड़ा है कि वो निश्चित तौर पर आपको इंडिकेट तो कम से कम नहीं कर पाएगा कि इनको टीम में लेकर के जाइए। लेकिन जब आगे आकर के इनके होम ग्राउंड के आंकड़े देखें, जो कि वेल्स फार्गो की टीम है, सोफिया गार्डन के मैदान पर खेलेगी जो कि इनका होम ग्राउंड होगा कार्डिफ का, तो अपने होम ग्राउंड पर कैसा ये प्लेयर खेलते हैं। जहां पर स्टीव स्मिथ ऑलरेडी 2 मुकाबले खेल करके 93 रन बना चुके हैं, 90 का हाईएस्ट स्कोर है। यहाँ पर जॉनी बेस्टो के आंकड़े देखें तो 11 मैच में 294 रन, 33 का एवरेज है। लेकिन यहीं पर ल्यूक वेल्स के आंकड़े अगर आप देखें ओवरऑल तो 8 मैच में केवल 108 रन है, केवल 1 विकेट है। लेकिन ये जो 57 का हाईएस्ट स्कोर आप देख रहे हैं ना, ये इनका मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के ही खिलाफ आया था। एक ही मैच में इस मैदान पर ये चले हैं और वो भी मैनचेस्टर ओरिजिनल के ही खिलाफ इसी मैदान पर। तो इसी वजह से एक बहुत ही अच्छे और तगड़े डिफरेंशियल बैटिंग ऑप्शन ये बन सकते हैं, जिनको आप चाहें तो ट्राई कर लीजिए। और कभी कभार तो ये बॉलिंग भी करते दिखाई पड़ जाते हैं, तो निश्चित तौर पर वो भी एक एडवांटेज रहेगा। बाकी टॉम एबेल हो गए, वो उतना बेहतर नहीं कर पाए हैं। कॉलर कैडमोर के आंकड़े ठीक ठाक है लेकिन बैटिंग ऑर्डर में काफी नीचे आते हैं, तो हम इनको पिक नहीं कर पाएंगे। बाकी पॉल वॉल्टर के आंकड़े भी निश्चित तौर पर ठीक ठाक है, लोग इनके साथ तो नहीं जाएंगे, लेकिन 8 मैच 193 रन, 6 विकेटें हैं। चाहे तो आप इनको रिस्क लेकर के ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्रिस ग्रीन 3 मैच में 57 रन है, कोई विकेट नहीं है। इनको लेकर के जाना है या नहीं जाना है वो काफी हद तक डिपेंड करेगा मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के जो बैटर्स हैं वो ऑफ स्पिन कैसा खेलते हैं, जो आगे हम देखेंगे उसको देख करके हम चीजें तय कर पाएंगे। बाकी डेविड पेन के 25 मैच में 23 विकेट हैं, जो सल के 1 मैच में 2 विकेट है, 3 मैच में 6 विकेट रायले मेरिडिथ के हैं। और बाकी प्लेयरों को भी देखेंगे तो मेसन क्रेन भी यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। यहीं पर मैट हेनरी के आंकड़े आप देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, 5 मैच में 8 विकेटों के साथ इस मैदान पर कमाल करते दिखाई पड़े हैं। तो अगर ये खेलेंगे तो सीधे टीम में आएंगे, ये बात तो काफी हद तक क्लियर है। तो निश्चित तौर पर कौन कौन से प्लेयर बेस्ट रहेंगे वो चीज तो यहाँ तक आते आते कम से कम क्लैरिटी हमको मिल गई। चाहे वो स्टीवन स्मिथ हो, चाहे जॉनी बेस्टो हो, चाहे वो बॉलिंग में देखेंगे तो जोश हल, रायले मेरिडिथ हो, तो 4-5 ही ऑप्शन यहाँ पर आपको भरोसेमंद दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें कुछ डिफरेंशियल ऑप्शन ल्यूक वेल्स जैसे हैं, पॉल वॉल्टर जैसे हैं, और अगर खेलते हैं तो मैट हेनरी जैसे हैं। तो निश्चित तौर पर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 प्लेयर इस टीम की तरफ से आपकी टीम में आ पा रहे हैं, जैसी परफॉर्मेंस इनकी रही है उसको देखते हुए। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो जॉनी बेस्टर नूर अहमद पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, स्टीव स्मिथ का कोई डेटा मिलेगा नहीं, टॉम एबेल नूर अहमद पर 2 बार आउट हो चुके हैं 14 गेंद पर 19 रन बना करके, स्कॉट करी पर भी 2 बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, जॉर्ज गॉटन ने 1 बार निपटाया इनको। बाकी ल्यूक वेल्स ये स्पिन बहुत ही खराब खेलते, चाहे वो ऑफ स्पिन हो चाहे वो लेग स्पिन हो, दोनों पर आंकड़े के बहुत ही ज्यादा पुअर हैं, 10 से भी नीचे का एवरेज आपको दिखाई
पड़ेगा। बाकी टॉम कॉलर, कैडमोर भी जाने जाते हैं स्पिन को खराब करने के लिए, और ओवरऑल टॉम हार्टली पर 2 बार ठीक ठाक खेल करके आउट हुए हैं। और बाकी बॉलर्स पर भी इनके आंकड़े आप देख सकते हैं, ना सिर्फ उनके, स्टीव एस्किनाजी के भी और सैफ जेब के भी, जो कि काफ़ी नीचे बैटिंग करते हैं, तो वो एक डिसएडवांटेज इनका आ जाता है। इसके बाद दूसरी टीम है वो है मैनचेस्टर ओरिजिनल की, जो अपना पिछला मैच जीत करके यहाँ पर पहुंची है। एक तो इनके पास बॉलिंग के बहुत सारे ऑप्शन हैं, हालांकि पिछले मैच में इन्होंने जिमी एंडरसन को भी नहीं खिलाया, जॉर्ज गार्टन को भी नहीं खिलाया, लेकिन इसके अलावा इनके पास फरहान अहमद एक ऑफ स्पिनर जिनसे केवल 1 ओवर ये लोग करा रहे हैं। लेकिन नूर अहमद पूरे 4 ओवर करते हैं, लेविस ग्रेगरी ने 3 ओवर करे, स्कॉट करी ने 4 ओवर के, जोश टंग ने और सोनी बेकर ने 4-4 ओवर करे। तो बॉलर तो इनके पास काफ़ी बड़े बड़े नाम तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर काफ़ी इनफॉर्म प्लेयर्स हैं, जिसमें बैटिंग ऑर्डर जो दिखाई पड़ता है वो फिलिप साल्ट है, बेन मैकिनी पिछले मैच में खेले थे, जोस बटलर है, हेनरी क्लासन है। तो बटलर, क्लासन और फिलिप साल्ट जिस टीम के बैटिंग ऑर्डर में हो, और उसी में मार्क चैपमैन भी हो, तो निश्चित तौर पर वो बैटिंग ऑर्डर कितने स्ट्रांग है आप खुद ही समझ सकते हैं। भले इस टीम का फॉर्म बैटिंग वाइज अगर आप देखें तो बहुत अच्छा नहीं रहा पहले 2 मैच में। बाकी लेविस ग्रेगरी है, स्कॉट करी, नूर अहमद, फरहान अहमद जैसे नाम जोश टंग को पिछले मैच में खिलाया, कमाल की बॉलिंग कर गए। सोनी बेकर अपनी राइट हैंड फास्ट बॉलिंग काफी बढ़िया कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके बेंच पर एक नाम आप देखेंगे वो है रचिन रविंद्र का। हालांकि रचिन रविंद्र को लेकर के जो शुरू में अपडेट्स आए थे वो यही थे कि 13 अगस्त तक, जब तक ये टीम 4 मुकाबले खेलेगी अपने पहले मैनचेस्टर ओरिजिनल की, तब तक के लिए वो रचिन रविंद्र अवेलेबल थे नहीं। हालांकि इनको जिम्बाब्वे में टेस्ट सीरीज खेलनी थी, वो टेस्ट सीरीज की जो आखिरी मैच था वो काफी पहले खत्म हो गया, तो प्लेयर तो शायद ज्वाइन कर चुके होंगे, लेकिन मार्क चैपमैन मुझे लगता है कि एक और मैच खेलेंगे। बाकी हो सकता है कि मार्क चैपमैन के जहाँ पर रविंद्र को ही खिला लें, उसके चांसेस काफी कम है। अगले मैच से वो अवेलेबल होंगे, जो ऑफिशियल अपडेट आया था उसकी बेसिस पर। बाकी बॉलर कौन कितने इंपॉर्टेंट है वो तो आप देख ही सकते हैं, करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं, उसको भी देख लीजिए। लेकिन आगे बढ़ते हुए जो पिछले 3 मैचेस के आंकड़े हैं, रिसेंट फॉर्म, उसको देखने आए। और पिछले 3 में से पिछला मैच ये टीम जीत करके आई है, जिसमें फिलिप साल्ट अभी तक के तीनों मैचेस में काफी बढ़िया फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। 31, 41 और 60 रन की पारी खेल करके पिछले मैच में बेन मैकिनी ने भी 29 रन की एक अच्छी पारी खेली। वहीं पर जोस बटलर 2 मुकाबले तो ठीक ठाक इनके गए हैं, एक मैच में खाता नहीं खुला। वहीं पर क्लासन जो शुरुआत अच्छी कर रहे हैं, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले मैच में 24 रन जो इन्होंने बनाए 17 गेंद पर, उसमें लगा ऐसा कि निश्चित तौर पर ये फॉर्म में आ रहे हैं। बाकी मार्क चैपमैन पहले 2 मैचेस इनके भी ठीक ठाक गए थे। वहीं पर लेविस ग्रेगरी लगातार ओवर्स 3 से 4 ओवर कर रहे हैं, और 2 विकेट 3 मैच में निकाल करके दिए भी इन्होंने, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर काफी बेटर ऑप्शन ये रहेंगे मेरे हिसाब से। और बाकी स्कॉट करी ने पहले मैच में 4 विकेट लिया, लास्ट मैच में 1 विकेट लिया, टोटल 5 विकेट ले चुके हैं, बल्ला भी चला सकते हैं। नूर अहमद किसी भी तरीके के फॉर्म में आप इनको ड्रॉप कर नहीं सकते, खास करके इंग्लैंड के अंदर और इंग्लिश बैटर्स के खिलाफ। और उसके बाद देखा तो जोश टंग ने पिछले मैच में 3 विकेट ले लिया, सोनी बेकर भी है जो 3 विकेट ले चुके हैं अभी तक अगर आप देखें 3 मुकाबलों में। बाकी जॉर्ज गॉटन को 1 ही बार मौका मिला था, जिमी एंडरसन को 2 बार मौका मिला था, नहीं चले। और बाकी मैटी हर्ष भी 2 मैचेस खेले थे, नहीं चले। तो ओवरऑल रीसेंट फॉर्म और पिछले मैचेस की परफॉर्मेंस की बेसिस पर अगर आप इस टीम की तरफ ध्यान दें तो कम से कम 7 से 8 प्लेयर तो कम से कम है, या इवन 9 प्लेयर भी आप कह सकते हैं जो बेन मैकिनी इनके ओपनर हैं उनको लेकर के कि बेहतरीन ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़ता है जो कि आपके टीम में आए। और यहीं पर क्लियर भी हो जाता है कि वेल्स फायर के अगेंस्ट अगर आप देखें ना तो ये टीम काफी स्ट्रांग दिखाई पड़ती है, जिसमें हेड टू हेड के आंकड़े भी देखें, प्लेयर्स के इंडिविजुअल आंकड़े, तो फिलिप साल्ट के 4 मैच केवल 68 रन, जो कि पिछले तीनों मैच में शानदार खेलते दिखाई पड़े हैं। बाकी बटलर के 2 मैच में 66 रन है। वहीं पर देखिए लेविस ग्रेगरी के 3 मैच में 32 रन है, कोई विकेट नहीं है। लेकिन स्कॉट करी के 1 मैच में 26 रन है, 1 विकेट है। वहीं पर जॉसुआ टंग हो गए, सोनी बेकर हो गए, एक मैच खेल करके कोई विकेट नहीं है। जॉर्ज गॉटन के जरूर 4 मैच में 7 विकेट है, लेकिन अब जॉर्ज गॉटन उस तरीके के बॉलर दिखाई पड़ते नहीं, इनको उतना यूज भी नहीं किया जाता। बाकी टॉम हार्टले के भी 4 मैच में 4 विकेट है। तो ये तो हेड टू हेड के कुछ आंकड़े थे जिसके बेसिस पर बहुत ज्यादा आपको क्लू नहीं मिलेगा कि किसको लेकर के जाए। लेकिन जब वेन्यू के आंकड़े आप देखने आते हैं तो इस मैदान पर फिलिप साल्ट का बैटिंग एवरेज 29 का है, वैसे भी हमारी टीम में रहेंगे। बेन मैकिनी यहाँ पर खेले नहीं है। बटलर को लेकर के, क्लासन को लेकर के कोई डाउट आपको रखना है नहीं। बाकी आंकड़े अगर आप देखें तो क्लासन के तो बहुत अच्छे नहीं है। बाकी वहीं पर लेविस ग्रेगरी, इनकी जो यूटिलिटी है एक ऑलराउंडर के तौर पर, उसकी बेसिस पर एक बेस्ट ऑप्शन बन जाते हैं। हालांकि चूंकि आपके पास देखिए स्कॉट करी भी हैं, आपके पास जोसुआ टंग भी हैं, और अगर उसी में यहाँ पर खेल गए आज के इस मैच में सोनी बेकर खेलेंगे ही बेसिकली, यानी कि पहली इनिंग की बॉलिंग हो गई, तो सोनी बेकर भी कितने अच्छे ऑप्शन हैं कि आप उनको लेविस ग्रेगरी की जहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ट्राई कर लीजिएगा। बाकी नूर अहमद भी इनको आप कैसे ही ड्रॉप कर देंगे। तो निश्चित तौर पर अगर आप बैटिंग में देखें तो 3 ऑप्शन बेस्ट हैं। बाकी स्कॉट करी एज ए बॉलर अगर आप देखें तो सेकंड इनिंग के लिए ज़्यादा बेटर पिक होते हैं। ये भी आपको मैं बता दूं इसका रीजन, जो कि ज़्यादातर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, डेथ ओवर में आकर के बॉलिंग कर जाते हैं। लेकिन ऊपर के तीनों बैटर्स तो फिक्स हैं। लेविस ग्रेगरी, सोनी बेकर में से कोई भी एक बॉलर आप लेकर के जा सकते हैं। स्कॉट करी को मैं दूसरे इनिंग की बॉलिंग के लिए
आपको सजेस्ट करूंगा। बाकी नूर अहमद और जोशुआ टंग चाहे किसी भी इनिंग की बॉलिंग हो सीधे टीम में आएंगे, तो उम्मीद करूंगा क्लैरिटी आपको मैंने कम से कम 6 प्लेयरों को लेकर के दे दी है, जिसमें बाकी के भी जो प्लेयर्स हैं ना उनको लेकर के कंडीशनल अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी टीम बना सकते हैं। और यहाँ तक आते आते ये बात तो क्लियर है कि मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम में फेवरेट दिखाई पड़ रही है। बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े देखें तो फिलिप साल्ट डेविड पेन पर 3 बार आउट हो चुके हैं, जो उनके लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर हैं। बाकी बेन मैकेनी का कोई डेटा है नहीं, क्लासन का भी नहीं है, इवन बटलर का भी कोई डेटा सामने वाली टीम के बॉलर्स के खिलाफ प्लेयर बैटल का नहीं मिलेगा। लेकिन उसी में मार्क चैपमैन है, क्रिस ग्रीन पर एक बार सस्ते में आउट हो चुके हैं, मैटी हर्स्ट आउट कर चुके हैं, क्रिस ग्रीन एक बार सस्ते में 3 बार ऑफ स्पिन पर ओवरऑल तो ऑफ स्पिन बहुत अच्छा नहीं खेलते। लेविस ग्रेगरी के भी आंकड़े आप इधर देख सकते हैं। तो ओवरऑल चूंकि मैनचेस्टर ओरिजिनल की टीम ज्यादा बेटर दिखाई पड़ रही है, तो वो तो निश्चित तौर पर आज के इस मैच को शायद जीत जाए, लेकिन ओवरऑल जब अपनी फैंटेसी की टीम बनाएंगे और जो प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेज अभी तक रही हैं उसकी वजह से जॉनी बेस्ट और फिलिप साल्ट सभी के फेवरेट कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे, जिसमें स्टीव स्मिथ भी हैं, बटलर भी हैं और ल्यूक वेल्स खास करके ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही तगड़े कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन बन सकते हैं। बाकी अभी के लिए ये टीम बना करके आप सेव कर लीजिए स्मॉल लीग में। फाइनल टीम आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।